सवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। Program is brought to you by अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते चलें कि KSB K-Trade ला रहा है ट्रेडिंग टाइटन्स, एक ऐसा कंपटीशन जो 3 मंथ का कंपटीशन है और 10 मार्च जो है वो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। तो ट्रेडिंग टाइटन्स में शामिल होने के लिए एक दफा फिर जो है वो रिकॉल कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हमेशा से एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं या फिर अपने ज्यादा हम कह सकते हैं करियर ओरिएंटेड होते हैं, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त ऑफर है, एक मार्वलस ऑफर है। वो इस ट्रेडिंग टाइटल्स की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना नाम मेंशन करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और खासकर जो है वो सेमेस्टर मेंशन करें और साथ साथ अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा जरूर बने। तो ये तो हुई KSB K-Trade के हवाले से बात, ट्रेडिंग टाइटल्स के हवाले से बात। अब करते चलते हैं मार्केट के हवाले से बात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं एक नेगेटिव सेंटिमेंट प्रिवेल करती हुई दिखाई दी। वीक के स्टार्ट में एक एंथुसियाज्म हमेशा से देखा जाता है या फिर एक वेलकमिंग सिचुएशन होती है, लेकिन आज के दिन क्योंकि ग्लोबली एक वर्जनिंग सिचुएशन देखी जा रही है, यूक्रेन एंड रशिया का एक हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा तूल पकड़ रहा है, तो यही वजह है आज की मार्केट के अंदर भी स्टार्टिंग ऑफ द डे पॉजिटिव नोट पे होता है, लेकिन सिंस पूरी मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स के दौरान एक नेगेटिव हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी देखी जाती है और यही वजह है कि आज के दिन काफी हद तक जो कॉशियसनेस है इन्वेस्टर्स की जानिब से वो देखी गई, ऑफलोड पोजीशंस देखी गई और मार्केट में डाउन साइड रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस विटनेस की गई। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,551.35 के लेवल पर हाई साइड पे मार्केट गई, सेम एज ओपनिंग 44,551.35। लोअर वाज 43,050.88 एंड फाइनली क्लोजर 43,266.97 यानी कि 1284.38 का डिक्लाइन, एक ब्लड बाथ की सिचुएशन कह सकते हैं, नेगेटिव पोजीशंस कह सकते हैं आज के दिन देखी गई स्पेसिफिक इन अ डे। नेक्स्टली टर्नओवर में करंटली 236.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फ्राइडे के मुकाबले में गेन्स देखे गए हैं 102.13 मिलियन शेयर्स के, वैल्यू रही 8.21 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्ट्रीट बीइंग इन रेड टेरिटरी। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.41 के डिक्लाइन के साथ, 6.79 पे क्लोजर, 20.07 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्पॉट पे 0.08 का डिक्लाइन, 1.75 पे क्लोजर, 11.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली फ्लाइंग 0.19 का डिक्लाइन देखा गया, 0.48 पे क्लोजर रहा, 11.43 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट हम देख सकते हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट या फिर पेनी स्टॉक्स देखे जाते हैं और यही वजह है कि यही स्टॉक्स हैं जिनमें ज्यादातर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए, डेली मार्केट का एक रन डाउन देखा जाए तो यहाँ पे यही दिखाई देता है कि सिर्फ पेनी स्टॉक्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत जो है एक्टिविटी देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से। ओवरऑल एक नेगेटिविटी देखी जा रही है, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट कितना हो रहा है, पाकिस्तानी मार्केट में क्या सिचुएशन है और साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या तासुरात हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और खासकर जो ग्लोबली इम्पैक्ट है ओवरऑल। समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो अनस्टेबल होता है, समटाइम्स मार्केट की अजीब सूरत हाल होती है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कहाँ खड़े हैं और जो
सेंटिमेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO AKD सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अय्यूब महर, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मार्केट की बात हो रही है तो मैं कमेंट लेना चाहूंगी फरीद साहब आपसे। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट हमेशा से मंडे के दिन, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एनर्जी देखी जाती है, एक एनर्जेटिक स्टार्ट होता है, लेकिन सम हाउ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आजकल मार्केट में हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, प्लीज ये हमारे नाजरीन को बताइए। ये आपका जरूर हमेशा से पॉइंट रहता है कि मंडे शुड बी अ गुड डे टू स्टार्ट, लेकिन मैं 3-4 दफा में आया और आपने ये वाला पॉइंट किया। जो हो कुछ रहा है कल और परसों, जो कुछ सड़कों पे हो रहा है हमारे यहाँ, जो इंटरनल पॉलिटिक्स हमारी जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, उसका रिएक्शन है। और थोड़ा मेरे ख्याल से अगर जो आज 1300 पॉइंट के डिक्लाइन में अगर मैं अपने क्लाइंट्स और अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि 60-70% तो है ये इंटरनेशनल जो कि सिनेरियो बन रहा है। और बाकी हमारा ये थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स में जो आई हुई है आजकल हिजान आया हुआ है, उसकी इम्पैक्ट आ रहा है जो मार्केट को काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रही। अगर मैं जनरली बात करूं तो जुलाई ऑनवर्ड 8-9 महीने से मार्केट ने कोई डायरेक्शनली, हाँ बीच बीच में कोई ऐसे आती हैं स्पॉट्स जिसमें ऐसे कोई पीरियड आता है, पॉजिटिव हॉलीडेज हम कह सकते हैं कि आज है, अदरवाइज नहीं आए। यू आर राइट। तो हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने रीजन शुड बी मैनी, लेकिन मैं अगर आपको रीजंस पे ना जाऊं, कॉज और इफेक्ट पे जाऊं, तो अगर मैं देखूं जिस तरह की वैल्यूएशन आज मार्केट में अवेलेबल है, मुझे मार्केट में तकरीबन 24 साल हो गए, इस तरह के जो पेसिमिज्म और ग्लूम है बहुत कम ऐसा आया। अच्छा, तो अगर 4.5 के मल्टीपल पे मार्केट में आपको शेयर्स मिल रहे हैं, और ये एवरेज है, 5-2 के मल्टीपल में मिल रही है, कंपनी जीती जागती अच्छा परफॉर्म करती हुई, रिप्लेसमेंट वैल्यू देख लें आप, बहुत सारे एज ए फाइनेंस पर्सन और हमारे बहुत सारे नाजरीन पढ़े लिखे और यंगस्टर्स उन समझते हैं कि अगर डॉलर 120 से 40 से 180 और ऊपर जा रहा है अब, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, चल रही है, ग्रो कर रही है एक्सपोर्ट में या लोकली, अगर वो अपने आप को जिंदा रख के चल पा रही है डिस्पाइट मैनी और चैलेंजेस और कोविड और सब कुछ गुजर गया, उसके बावजूद मार्केट में उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो हमें ये देखना है कि सोल सर्चिंग में कि हम वेयर इज द फॉल्ट लाइन, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जो पेसिमिज्म है, तो मैं बल्कि एक और सबसे एक जनरल बात करके आगे चलाऊंगा बात को, कि ऑफ द मैनी थिंग्स दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर कैन लुक फॉरवर्ड टू, उसमें वैल्यूएशन सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ओवरलुक हो जाती हैं उसमें वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है कि उसके नंबर सबसे ज्यादा हैं। तो हमारी मार्केट इतनी चीप आज है, उतनी कभी नहीं थी। फरीद साहब, आपने जिक्र किया कि ग्लोबली इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है और 70% अगर देखा जाए तो मार्केट के ऊपर या फिर इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबली इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, और एज कम्पेयर टू लोकल सिनेरियो जो कि अभी थोड़ा सा सड़कों पर चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट है। ये तो पहले भी दिखाई दिया है, पीडीएम, ऑपोजिशन, ये तो पहले भी हम कह सकते हैं कि सिनेरियो बिल्डअप हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा मार्केट ने उसे सीरियस नहीं लिया था, जबकि अभी जो एक सिचुएशन बन रही है, खासकर कमोडिटी की प्राइस, इन्फ्लेशनरी नंबर्स। जी, इसमें दो इश्यूज जो साथ साथ कंबाइंड हो गए इसको, क्योंकि जो पहले होता था उसमें बहुत से लोगों को आइडिया होता था कि इट इज जस्ट कि ऑपोजिशन एक अपनी एफर्ट करती रहती है, बिकॉज हमारे हुकूमत वक्त ये कहती थी जब वो कंटेनर पे थी कि ऑपोजिशन का काम है कि जल्द से जुलूस करना और हुकूमत का काम है सुनना। याद है, ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। अब ये हो रहा है कि इस वक्त दोनों ऑपोजिशन भी मुतहर्रिक है और गवर्नमेंट भी मुतहर्रिक है। चले, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा इस वक्त जो फॉरेन ऑफिस है या जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके अंदर मेरे जैसा या जो एक आम पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, उसको थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे ताल्लुकात ओवर द ईयर्स अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन से हैं, अच्छे हैं बुरे हैं उसके ऊपर नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन ट्रेड हमारी अगर रशिया के साथ $400 मिलियन की है और यूरोपियन यूनियन जिसका कल हमारी हुकूमत ने और एक स्टैंड लिया, तो आई थिंक थोड़े से ना टफ टारगेट हैं, ये टफ डिसीजंस हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले टाइम में जिसका हमें
शायद खमियाजा या हमें प्लस और माइनस आना पड़ेगा। वेल, प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऑलरेडी मशहूर भी अपने अनपॉपुलर डिसीजंस की वजह से हैं, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। अयूब साहब, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। फरीद साहब ने काफी जबरदस्त सिनारियो बताया, लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान को अभी नहीं लेने, अगर अनपॉपुलर डिसीजन चाहिए तो फिर कब लेने चाहिए, क्योंकि टफ डिसीजन लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम बिल्कुल कहते हैं ना कि निहाल नहीं हुए जो कि अभी हम अनपॉपुलर डिसीजन लेने से डरेंगे। हमें सीजन तो अपनी ट्रैक्स तो चेंज करना पड़ेंगे, लेकिन टाइमिंग देखनी होती है। टाइमिंग अनपॉपुलर डिसीजन का टाइमिंग तो फिर कभी भी हमारे लिए हमेशा से ही सेंसिटिव और फ्रेजाइल रही इकोनॉमी के हवाले से। ये जो है ये इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो में अगर देखिए एक चीज हमने इग्नोर की है। अभी फरीद साहब डिस्कस कर रहे थे कि आज 1300 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है, आपने भी इंडिकेट किया है कि मंडे से खराब हो गया। देखिए बेसिकली इंटरनेशनल सिनेरियो अपनी जगह, उससे दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आया, ट्रेड इफेक्ट होगी, मार्केट डिस्काउंट कर रही है, उसको ट्रेड इफेक्ट हो सकती है। नेशनल लॉन्ग मार्च से अनसर्टेनिटी तो क्रिएट हुई है, अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टॉक मार्केट को हिट किया करता है। तीसरा हम एक और अहम फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो ये दोनों पॉलिटिकल है, नेशनल और ग्लोबल। एक इकोनॉमिक रीजन भी है। आप देखें कल मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, कल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन उस स्टेटमेंट से पहले ही एक चीज इंडिकेट कर दी गई है, स्टेट बैंक ने भी इंडिकेट की है और FBSC ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह चुके हैं कि इस मरतबा फरवरी में जो इन्फ्लेशन के फिगर आए हैं वो गुज़िश्ता 5 महीने से मजीद ज्यादा, पहले भी ज्यादा था, 13% को क्रॉस कर चुका है इन्फ्लेशन जो है। ये इंडिकेशन होता है कि जब इन्फ्लेशन रेट का डिक्लाइनिंग, जब इंक्रीज आ रहा हो तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि शायद इंटरेस्ट रेट अब बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो एक एस्टिमेशन होती है या लोगों के जहन में ये चीज आती है कि एक दिन बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर रही होती है, मार्केट में इम्पैक्ट आता है। जो डिक्लाइन आया है उसमें ठीक है, नेशनल रीजन भी है, इंटरनेशनल भी है, लेकिन इसको मार्केट में अवेयरनेस होती है और खास तौर पर अवेयरनेस ऐसी स्टेज पे जब स्टेट बैंक ने ऑफिशियली एक चीज मेंशन की है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा, रूल आउट नहीं करना चाहिए, रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो बात हो रही है इंटरनेशनल सिनेरियो की और खासकर ग्लोबल मार्केट हर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जाती हुई कहाँ दिखाई दे रही है, किस ट्रैक पर दिखाई दे रही है? देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट का अगर आप बाइफरकेट करें, ब्रेकअप करें, तो आपका 1/3 जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ है और यूरोपियन यूनियन से आपको बहुत सारे एडवांटेज जो GSP प्लस वगैरह में मिले हुए थे। एक तो एडवांटेज वो जो GSP प्लस में मिले हुए थे, दूसरा बहरहाल उसका क्वांटम है, 1/3 का क्वांटम है। तो अगर यूरोपियन यूनियन इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, तो जाहिर है उनकी फिर इम्पोर्ट पे असर पड़ेगा, उनकी इम्पोर्ट पे असर पड़ने का मतलब है हमारी एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। ये तो वो असर पड़ेगा जो कुछ भी वो ना करें, एक नेचुरल इफेक्ट आएगा। और अगर वो नाराज हो जाते हैं, वो GSP पे बात करते हैं, वो FATF में आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर फर्दर इफेक्ट भी पड़ सकता है। वो मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ, लेकिन अगर ये ना भी करें, वो हमारे अगेंस्ट ना भी जाएं, तो एक क्वांटम तो ट्रेड का कम होगा ना, इंटरनेशनल ट्रेड का। राइट, चलें FATF का आपने पॉइंट उठाया है, उस पर भी मजीद बात करेंगे, ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शन जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की KTrade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस KTrade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। KTrade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाजरीन। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अयूब साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी है, FATF की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट रेज किया है, फरीद साहब, मैं उसको थोड़ा सा समअप करती चलूँ। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, GST प्लस की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनपॉपुलर डिसीजन की भी बात हो रही है। तो वही एग्जाम्पल मैं दोबारा दूंगी कि अगर फ्रंट डोर पे कोई जो इश्यूज आ जाए तो हमें कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरी मार्केट, कोई दूसरा लाहे अमल तय करना चाहिए अगर फर्स्ट प्लान जो है वो कामयाब ना हो। तो आप समझते हैं अभी तक हम यही सोचते रहे कि उन्हें बुरा ना लग जाए, कोई बात हमारी ऐसी ना हो जाए, उनका मूड ना खराब हो जाए, यही हमारे लिए क्या किस्मत में लिखा है? देखिए, कहना बड़ा आसान होता है। सेंटिमेंट, जो एक ऑस्कर वाइल्ड ने बड़ी प्यारी बात कही थी और मुझे बचपन से याद है अभी तक, उसने बात कही थी कि अ सेंटिमेंटलिस्ट इज वन हु डिजायर्स टू हैव द लग्जरी ऑफ एन इमोशन विदाउट पेइंग फॉर इट। तो जब आप अपने जज्बात को, आप देखें कल जो हमारे प्रीमियर ने अपनी दानिश में एक बहुत बड़े मजमे से खिताब करते हुए जो बातें की, वो उनका वोट बैंक तो हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान का कारोबारी तबका नहीं है। तो वहां से उनसे शाबाशी लेना एक काम है, पाकिस्तानी कौम को एक थोड़ा बताना कि लुक वी आर नाउ अ नेशन, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो एक कारोबार और जो आपकी ओवर द ईयर्स आपकी रिलेशनशिप बनती है, वो यूरोपियन यूनियन से है और अमेरिका से है और बाकियों से। आप यू कैन कंटिन्यू सेइंग कि नहीं, हमें जहां तक एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी वो जो स्टैंड लेते हैं 100 बिस्मिल्लाह और जाहिर, बट ये वाला काम बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से भी हो सकता था। इसके अंदर मुझे याद है मेरे वालिदैन बताते थे कि एक और बहुत हमारे लीडर ने भी, असल में लीडर और प्राइम मिनिस्टर लीडर में थोड़ा थोड़ा फर्क आना शुरू हो गया है हमारे यंगस्टर्स की नजर में। यू कुड बी अ ग्रेट लीडर, बट आप जब एक स्टेटमेंट बन के बात कर रहे होते हैं ना, थोड़ा सा आपको अपने जज्बात को पीछे रखना पड़ता है। तो इस पर डेस्परेट टाइम्स हैं, डेस्परेट मेजर्स हैं, और जो अगले के जहन में है, वी कांट लुक एट व्हाट ही हैज इन हिज माइंड। जो गेम प्लान है वो मेरे जैसे आम पाकिस्तानी को तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि अल्लाह करे उसके अंदर कोई सिल्वर लाइनिंग हो, वट एवर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अप टू, लेकिन मुझे लगता है ये फॉरेन ऑफिस का काम है। ये बहुत हाईएस्ट लेवल पे कोई स्टैंड लेना और बाद में उससे आगे पीछे होना थोड़ा सा लगता है कि डेंजरस हो सकता है हमारे। राइट, चलें FATF की बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे ओवरऑल थोड़ी जज्बात की बात हो रही है, तो पाकिस्तानी कौम वैसे भी थोड़ी सी एक्साइटेड है और कौम को भी पता होना चाहिए एक्चुअली हो क्या रहा है। हमेशा से बेखबर जो है वो बेखबरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाखबर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब FATF का प्लीज बताइएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। आ जाओ, तुम भी ग्रे लिस्ट में आ जाओ, UAE आप भी आ जाओ, तो सब ग्रे लिस्ट में आ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तीसरा साल शुरू हो गया कि ग्रे में पाकिस्तान को रखा हुआ है, थर्ड ईयर अब स्टार्ट हो गया, और उसमें जितनी पाकिस्तान ने प्रॉब्लम फेस की है, देखिए आज बैंक में अकाउंट खोलना एक आम आदमी के लिए मुश्किल तरीन काम हो चुका है। ऐसा नहीं, ये बैंकिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है ना इन चीज़ों का, फिर बैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो कंडीशन जिन कंडीशन का मैं समझता हूँ जिनको सख्त नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान ने वो अडॉप्ट की हैं, और अब सिर्फ एक कंडीशन पे बात रह गई है। अगर आप उसका वोट बैंक देखें कि FATF में जो डिसीजन मेकिंग होती है, उस डिसीजन मेकिंग में 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती रही हैं, बाकी तमाम पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट देती रही हैं। और अब ये कोई मेरे ख्याल में सेक्रेट नहीं रहा, ये ओपन सेक्रेट है कि वो जो डिसीजन हो रहे हैं वो मेरिट पे नहीं हो रहे, इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, वो पॉलिटिकल डिसीजन है। किसी भी कंट्री को अगर थोड़ा सा आप दबाना चाहें, पुश करना चाहें, तो FATF की एक वो तलवार लटका दी जाती है। घरे में रखा हुआ है इसलिए कि ब्लैक लिस्ट में डालने का उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, सिर्फ ही नहीं है। और शॉर्ट टाइम में इतनी तमाम चीजों को, इतने तमाम पॉइंट्स पे काम किया गया है, कवर अप किया गया है। उनकी इन कंडीशन को देखते हुए आपको याद होगा कि 2 माह पहले हमारी बहुत लंबी नेगोशिएशन हुई थी IMF से। IMF से हम डिले हो गई थी। डिले होने का रीजन क्या था कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों अदारे जो हैं ये एज ऑब्जर्वर FATF में बैठते हैं, और FATF में जो डिसीजन हो रहे होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक उसको फॉलो करते हैं। पिछली बार तो बड़ी तारीफ हुई थी FATF के अंदर के गुड जॉब और सारी चीजें बड़ी, वो हमने कंडीशन मीट कर ली थी ना, कंडीशन उनकी रिक्वायरमेंट है, हम मान रहे हैं। अगेन 2022 जून तक बात चल रही है। पॉलिटिकल वही है, पॉलिटिकल है, कोई इसलिए कोई FATF में का मकसद क्या है? 2 चीजें हैं, या तो टेररिज्म को फंडिंग ना हो रही हो, नंबर 1, नंबर 2 ये कि करप्शन ना हो रही हो, कोई करप्ट प्रैक्टिसेज ना हो रही हो। तो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए तो वो तो हमारा अपना है, टेररिज्म को हम नहीं रोकना चाहेंगे क्या? हम खुद मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने उनके अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेट लॉ में चेंज किया, बैंकिंग सिस्टम को चेंज किया,
मुश्किल तरीन हमने बना दिए हैं आज बैंकिंग ऑपरेशन को, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर नेबर कंट्री में इतनी सख्ती नहीं है, वहाँ आराम से आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो गए हमारे पास, हमारे यहाँ ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी। राइट। फरीद साहब से पूछा, फरीद साहब रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं, SECP कितना ज्यादा रेगुलेट करता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे देखा जाए, अकाउंट ओपनिंग की बात की जाए या फिर जो पैसे लगाने की बात की जाए कि मार्केट में इंजेक्ट करने, तो किस तरीके से रेगुलेशन होती है और FATF का इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इंडेक्स पे कितना ज्यादा है आप समझते हैं? 3-4 पॉइंट इकट्ठे हो गए, मैं इसको भी ट्रांसफर कर दूं और जो पहले मेहर भाई ने कहा उसको भी देख लें। सबसे पहले तो ये है कि FATF का इम्पैक्ट है, और जिस तरह इन्होंने कहा वी आई 100% एग्री विद मेहर साहब कि FATF को यूज हो रहा है एज अ सोर्ड, ओके, और जिसको मर्जी वो हाँक देते हैं इस तरह से, और हमने अच्छा एंड में इंकरेजिंग नोट कर देते हैं कि यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल, लेकिन ये भी करके आओ, तो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं हम, वो वहां तक पहुंचते हैं तो क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर देते हैं जिसका आंसर आ जाता है। और इसके लिए हमने पूरा अपनी SECP ने, मुझे याद है पिछले कमिश्नर साहब ने पिछले 1.5-2 साल और काम ही कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी पे एफर्ट की कि मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर और CKY वो सेंट्रलाइज बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका भी फायदा अभी तक कोई नहीं हुआ। एक इन्होंने बात को आपने पूछा था कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि कल स्टेटस को ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो लेटेस्ट किया 10 रुपए डीजल पे और पेट्रोल पे कम किए और 5 रुपए बिजली पे कम किए। बिजली में मुझे नहीं पता कि के इलेक्ट्रिक उसमें शामिल होगा कि नहीं, क्योंकि अभी डिटेल्स नहीं आई। के इलेक्ट्रिक शामिल है, चलो शुक्र है, कराची वालों के लिए, कराची वालों के लिए खुशखबरी। तो उसमें हुआ ये कि अल्लाह का करम हुआ पाकिस्तान पे थोड़ा, लेकिन सारी दुनिया पे हुआ, ये हमारे अकेले में नहीं हुआ, कि 268 बिलियन और देयर अबाउट टैक्स टारगेट FBR ने अपने टारगेट ज्यादा अचीव कर लिया। वो क्यों अचीव कर लिया? क्योंकि 100 रुपए की चीज पहले आती थी, उस पर कस्टम ड्यूटी लेट से 20 रुपए होती थी तो 20 आता था, अब वो 100 रुपए की चीज 200 की आ रही है, तो कस्टम ड्यूटी 20 के बजाय 40 आ गई। तो ये कोई बहुत सिंपल है, लेकिन इस जो विंडफॉल गेन हुआ उसमें सिर्फ आप पॉजिटिव साइड भी देखें ना, तो पॉजिटिव साइड ये है कि पॉजिटिव साइड ही देखना चाहती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स भी चाहते हैं नेगेटिव, प्राइवेट चैनल्स भी नेगेटिव दिखाते, तो एटलीस्ट पॉजिटिव तो दिखाएं क्या हो रहा है। दोनों साइडें देखनी चाहिए। तो पॉजिटिव ये है कि थोड़े फिस्कल स्पेस अवेलेबल हुई, हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। सब्सिडी एक होती है टारगेटेड, एक होती है सबको, ये वाली सब्सिडी ही सबको मिली है, मतलब पेट्रोल आप भी यूज करती हैं, हमारा कैमरामैन भी है, मैं भी हूँ, मैं सारे लोग, सबकी नीड है। इसी तरह बिजली भी, लाइफ लाइन वाले भी हैं, सारे लोग हैं। अब ये है कि अगर हमने AKD रिसर्च में पिछले हफ्ते निकाली थी रिपोर्ट अपनी के, अगर खुदा न खास्ता 110 पे भी रहता है ये ऑयल और अगले 3 महीने जब तक बजट सारा काम नहीं हो जाता, तो उस सारे का भी इम्पैक्ट ले लें हम, तो 111 बिलियन आता है। ओके, अच्छा, जैसे आज 130 भी हो गया जी, लेकिन मैं 125। और ये तो असल में सारा जो कहानी हो रही है ना, जो हमारी जो मार्केट का भी इम्पैक्ट है, वो इस वक्त ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये वाली बात में सारी कमोडिटीज स्पेशली ऑयल अगर कंट्रोल में नहीं आता, तो उसकी वजह से जो दुनिया रिसेशन में खुदा न खास्ता गई, तो हमारे साथ क्या होगा, हमने अपना देखना है, दुनिया कैसे कंट्रोल करेगी और क्या होगा। तो पाकिस्तान को रिसेशन का इम्पैक्ट का सामना अल्लाह ना करे, हर दुनिया को हो सकता है, हमें भी हो सकता है। राइट। दूसरी तरह ये कि कमोडिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल है, बाकी फिर वीट तो अल्लाह का शुक्र है हमारी क्रॉप बुरी नहीं है, शुगर भी ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजर हमारे यहाँ क्योंकि सस्ता बहुत है, क्योंकि हमने सब्सिडीज दी हुई है, और पहले भी आपने देखा कि जो चीज यहाँ सस्ती मिल रही हो इंटरनेशनली महंगी और नेबरिंग कंट्रीज में भी महंगी हो, तो वो स्मगल आउट हो जाती है। तो स्मगल होना एक चीज का, पोरस बॉर्डर्स हैं आपके, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी? इट इज टू देयर ब्रेन्स, जो बड़े ब्रेन्स वाले लोग हैं वो खुद प्लान करें। अदरवाइज स्मगल जिस तरह चीनी, वीट और फर्टिलाइजर, ये इसका डेवास्टेटिंग इफेक्ट आ सकता है हमारे, बिल्कुल आ सकता है। राइट, उसको रोकना पड़ेगा। एक और भी इशू है जो ज्यादा बढ़ सकता है, वो है फूड जो है वो उसके प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो सकते हैं, उस पर भी आऊंगी। लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि मार्केट के ऊपर आप कमेंट्स कर दें कि आज की मार्केट का जो स्टेटस देखा गया है वो इतना ज्यादा नेगेटिव है, तो पूरे वीक को कैसे हम ग्लिम्स कर रहे हैं? मार्केट के अंदर इस वक्त बार्गेन पोजीशंस हैं, और ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट डे नेगेटिव हो गया तो कल परसों खुदा न खास्ता नेगेटिव रहेगी। मार्केट को थोड़ा सा ट्रिगर चाहिए, मार्केट बिल्कुल सही तैयार बैठी है। ट्रिगर मतलब कैसी न्यूज चाहिए, ग्लोबली चाहिए या सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज तो जो मार्केट ने अपने ऊपर जिम्मे ले ली है वो ऑयल के ऊपर है।
या कोयले की प्राइसेस हैं। कोयले की प्राइस तो देख के वो $400 वो सीमेंट को नहीं लेते, हालांकि नॉट रियलाइजिंग कि सीमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ने बहुत तरक्की कर ली है और अफगानिस्तान से भी बहुत सारा कोयला आ रहा है, उसमें फ्रेट भी कम लगती है, उसमें एलसी भी कम लगती है। अच्छा, इसी तरह ऑयल दोनों बैठ जाते हैं कल को और ऑयल कंट्रोल में आ जाता है, तो सबसे बड़ा ट्रिगर पाकिस्तानी मार्केट को ऊपर जाने के लिए तो क्रूड के ऊपर वापस आना है। सही, चलें, यू वांट टू ऐड समथिंग? चलें, मेहरबानी करने से चलें डॉक्टर साहब प्लीज। ओवरऑल जो फूड प्राइसेस हैं ऑल टाइम हाई दिखाई दे रही हैं और ये एक ग्लोबल फिनोमेना बनने वाला है, तो सर ये किस तरफ जा रहे हैं? फिर मैं वही पूछूंगी। और गवर्नमेंट भी अवेयर है, गवर्नमेंट ने इंडिकेशन भी दे दी है कि फूड प्राइसेस इंटरनेशनल इंडिकेशन देना एक अदर है और उसके लिए पीछे जो इकदाम है वो क्या है? बात यह है कि आज जो है ना, आज आप देखें कि $136 प्राइस क्रॉस कर गई है पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में। सबसे पहला जो इम्पैक्ट आपके पास आएगा वो आपके ऑयल के इंपोर्ट के बिल की सूरत में आने वाला है। आपने तो सब्सिडी दे दी, 10 रुपए प्राइस कम कर दी इस वक्त और कहा कि 4 महीने के लिए फ्रीज कर दिए 4 महीने। मसला यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में एक इंक्रीज आने वाली है और बड़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आने वाली है, तो आपका बिल तो इफेक्ट होगा उससे, ऑयल इंपोर्ट की वजह से ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। उसमें जब एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो फूड प्राइसेस पे इंडायरेक्टली इफेक्ट भी आएगा, इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं उसका इम्पैक्ट भी आएगा। दूसरा ये हुआ है कि इंटरनेशनली ग्लोबली ये हुआ है कि जब ईबान यूज करना बंद कर दिए थे रशिया के, कि रशियन इंटरनेशनल मार्केट में बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते, तो आज डिसीजन ये लिया गया है कि ईबान की जगह उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज करेंसी है RMB वो यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देखें कि इफेक्ट जो हो रहा है रशियन वार से यूक्रेन से, वो जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी है ना और जिनके पास से हमारे पास रेमिटेंसेज भी आते हैं, जो CPEC में भी पार्टनर है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब यूक्रेन वॉर से ये सब इफेक्ट हो रहे हैं। ये लोग RMB यूज करना शुरू करेंगे, चाइनीज करेंसी ये यूज करते हैं। इनके यूज करने का मतलब है कि RMB की प्राइजेज इंटरनेशनल मार्केट में जंप कर सकती है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड बढ़ने का क्या मतलब है कि आज आप कहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट आपके यहाँ आके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देती हैं, आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है। RMB की प्राइस बढ़ने का मतलब है चाइनीज प्रोडक्ट भी महंगी हो जाएगी। जो कहा मैं ऐड कर दूं कि जो हमारे यहाँ जो 10 रुपए की बात हो रही है और बड़ा अच्छी एक सब्सिडी जो दी है गवर्नमेंट ने, उसका ये आइडिया हो जाए कि उसको 10 रुपए क्या ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी को रिसीवेबल की मद में प्राइस डिफरेंशियल क्लेम PDC में खड़े रहेंगे कि उन्होंने जो कस्टम ड्यूटी देनी होती है वहीं से एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी और खासतौर पर स्टेट ओन्ड कंपनी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो इस लैक ऑफ क्लैरिटी से आ रहा है। अगर ये बता दें कि भाई आप जब इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, मैं रिफाइनर्स को इस पर छोड़ रहा हूँ आसानी के लिए अपने नाजरीन के, रिफाइनर्स को भी घूम के तो एंड में प्रोडक्ट निकलेगी तो नोजल से और डिपो से या नोजल ऑफ OMC से निकलेगी। तो अगर 10 रुपए उसके रिसीवेबल होंगे तो क्या ये एक और फिजिकल बेट खड़ा होगा कि क्या वो इंपोर्ट के ऊपर 10 रुपए कस्टम ड्यूटी से एडजस्ट कर देंगे? ये क्लैरिफिकेशन आ जाए तो मार्केट थोड़ी सी खासतौर पर दोनों सूत्रों में प्रॉब्लम है। दोनों, एक तरफ टैक्स कम हो जाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन कम होगी, दूसरी तरफ सर्कुलर डेट क्रिएट होगा। प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं आ जाएगी ना। अच्छा, प्रॉब्लम वही है, सर्कुलर डेट भी प्रॉब्लम है, टैक्स रेवेन्यू का कम होना भी प्रॉब्लम है इस कंडीशन में। राइट, चले अभी आपने अनपॉपुलर डिसीजन की बात की ना, तो ये भी तो एक वन ऑफ दोज यू कैन से दैट। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि जो कहना था वो तो कह दिया उन्होंने और उसकी वजह से कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसको जो स्टेट बैंक है वो बिल्कुल 180 डिग्री पे नहीं जाएगा, वो स्टेटस को रखेगा। अदरवाइज ये सब्सिडीज देना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और फरवरी में थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इन्फ्लेशन बेहतर आई थी, फिस्कल डेफिसिट भी फरवरी का थोड़ा सा बेहतर आया था। तो 10 रुपए कम करने से अब मैं बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये लगेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी एफर्ट, अपनी जो हार्ड अर्न कमाई थी वो तो उसने शेयर कर ली 10 रुपए डीजल और पेट्रोल पे देके और 5 रुपए बिजली के बिल में पर यूनिट कम करके, और अगर यहाँ से इन्फ्लेशन हो जाए तो पूरा काउंटर हो जाएगा, तो होना नहीं चाहिए। राइट, चलें जी, गुफ्तगू जारी, ब्रेक पे जाना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शन जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर।
अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। फरीद आलम साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर अयूब महर साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी है तो मजीद कंटिन्यू करते हैं। फरीद साहब, अब थोड़ा सा बायलैटरल रिलेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन एक तरफ, दुनिया की जो एक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो डेली बेसिस पे थोड़ा सा उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उज़्बेक प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी आते हैं, रशिया से भी मुलाकात होती है। तमाम चीज़ें थोड़ा सा किस तरफ आप सोचते हैं कि कंडीशन जा रही है और पाकिस्तान कितना ज़्यादा इसमें बेनिफिशियरी दिखाई देता है? देखिए, ज़्यादा तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गौर से देखते हैं वो अच्छा आंसर देंगे। मेरे जैसा बंदा तो ये कह सकता है कि ये तो वेलकमिंग साइन है। कम्युनिटी के हवाले से बात करें, और मार्केट खुल रही है ना। जब ये कोई भी हेड ऑफ स्टेट और किसी इंपॉर्टेंट कंट्री का पाकिस्तान आता है या हमारे टीम में जाता है तो हमें एज अ कंट्री मैन, एज अ पाकिस्तानी खुशी होती है। चलिए इसको खासकर और आसान कर देते हैं। थर्सडे के दिन एक हिस्टोरिक डे था जब ट्रेड ट्रांजिट भी हुई उज़्बेकिस्तान के साथ, वो कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मीडियम टू लॉन्ग रन में इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, रशिया और चाइना दो अलग अलग लोग, माइंडसेट, उनका सोशल फैब्रिक भी अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन एनिमी के लिए वो इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब रशिया से ऑयल चाइना जा रहा है। अब चाइना से घूम के पाकिस्तान अगर आ सकता है तो नथिंग लाइक इट, एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरह आपने देखा कि फ्राइडे को शेल ने 1 लाख टन ले लिया बहुत सस्ते रेट पे रशिया से, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक या वेस्ट ने सैंक्शन नहीं लगाई ऑन द ऑयल। उसके बाद अच्छा, अभी सिर्फ जो बार बार छलांगे मार रहा है ये उस वाले इम्कान के लिए कर रहा है कि अगर लग गई पाबंदी लग गई ऑयल पे तो क्या होगा, अगर ना लगी फिर तो वापस आ जाएगा, और अगर पाबंदी लगी तो फिर अगला स्टेप कैसा होगा, और क्या जर्मनी और वेस्ट बगैर इतने ईंधन के और एनर्जी के कितनी देर सर्वाइव कर सकता है। तो ये ऐसे सवालात हैं जिसका, क्योंकि दीज आर नॉट थिंग्स विच आर हैपनिंग रिपीटेडली, दीज आर गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि हर जो नया इशू या एपिसोड आता है इंटरनेशनल लेवल पे वो अपने साथ नई नई चीजें लेके आता है, और उसको एड्रेस करने के लिए जाहिर है आपको कोई नई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। तो इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें रशिया के अपने पॉइंट्स हैं, जिस तरह से उसने ये ऑनस्लॉट किया, यूक्रेन अपना आपको डिफेंड कर रहा है। एज अ पाकिस्तानी हमारे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कहा है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग टू से, बट कहना और करने के अंदर लोग क्या हमें परसीव कर रहे हैं, करते हुए देख रहे हैं हमें, और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो ये अलग सोच। अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए डॉक्टर साहब, हमें तो बेनिफिशियरी होना है बस। देखिए, दो तरह से बेनिफिशियरी बन रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। दो मैं चीजें, एक पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही थी उसमें अगर नॉन एनर्जी और नॉन ऑयल अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें तो वो ज्यादा है, कंज्यूमर प्राइस से भी ज्यादा है। अच्छा, वो कंज्यूमर प्राइस वो 13% नहीं है, वो ज्यादा है, 15 से ऊपर है वो नॉन ऑयल और नॉन एनर्जी जो है। तो वहाँ हमें फोकस करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि वो उससे आम आदमी मुतासिर होता है, वो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, वो फूड, उसमें फूड के आइटम है, मतलब फूड इन्फ्लेशन CPI से ज्यादा है। दूसरा ये कि जो गैस की पे पाबंदी लगने का ताल्लुक है, इन डायरेक्ट वे में ऑयल की इंपोर्ट पे, रशियन पे इनडायरेक्ट वे में पाबंदी इस तरह लग गई है कि उनका जो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट सिस्टम है, वो ब्लॉक कर दिया गया है। IBAN वो यूज नहीं कर सकते, और उनकी ई-कॉमर्स की फैसिलिटीज को ब्लॉक कर दिया गया है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये इनडायरेक्टली पाबंदी लग गई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें जो बेनिफिशियल हो सकती है चीज, ये जो हमारा अलायंस है, मल्टीलैटरल अलायंस है, ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह कैरी के एक अलायंस है 13 कंट्रीज में सेंट्रल एशिया में, इंक्लूडिंग चाइना एंड मंगोलिया, उसमें जो एग्रीमेंट शामिल है उसमें कासा के नाम से एक एग्रीमेंट है। अच्छा, ECO के अपने एग्रीमेंट में भी वहां से ऑयल और गैस की पाकिस्तान को सप्लाई शामिल है उन एग्रीमेंट्स में, इन स्टेट से।
इन स्टेट से। ठीक है। तो अगर मैं समझता हूँ अगर वो यूरोपियन यूनियन को तो नुकसान खुद भी होगा अगर वो गैस या ऑयल पर पाबंदी लगाते हैं कि रशिया से या यूक्रेन से इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा, तो उनको तो अल्टरनेट करंट मिल जाएंगे रशिया को, तो अल्टरनेट करंट अवेलेबल है। इस पर ऑलरेडी काम हो रहा है कैरिक में और ईसीओ में। जो ज्यादा लूजर होंगे वो फिर यूरोपियन यूनियन बड़ी लूजर बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि अगर थोड़ा सा डीप थॉट्स के साथ देखा जाए तो यहाँ पर कोई सैंक्शन नियर टर्म में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कोई जैसे एक्साइटमेंट की बात लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम इस तरह इफेक्ट होते हैं ना, अगर यूरोपियन यूनियन या यूएस से इफेक्टेड होता है, आप देखें ना हमारे पास जो सोर्सेज है ना, 3 सोर्सेज है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बिल्ड होते हैं, हमारे पास रेमिटेंसेज हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, और तीसरा अभी जो इतना अच्छा नहीं है एफडीआई की सूरत में या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आता है। इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल अभी इतनी इंकरेजिंग नहीं थी। रेमिटेंसेज पे आप डिपेंड कर रहे थे, लेकिन रेमिटेंसेज भी इफेक्टेड होते हैं अगर वो कंट्रीज इफेक्ट होंगी तो रेमिटेंसेज से फर्क पड़ेगा, और एक्सपोर्ट पे तो यकीनन इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो कंट्रीज इफेक्ट होती हैं, वो इम्पोर्ट कम करती हैं, उनकी जीडीपी इफेक्टेड होती है, तो हमसे वो जो चीज़ मंगवा रहे हैं वो क्यों इफेक्ट नहीं होगी, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फ्रॉम नाउ ऑन हमें क्या सोल्यूशन है जिसकी तरफ फौरी तौर पे हमें ये कर लेना मेरा ख्याल चाहिए? है इसमें मैं एग्री करूंगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है, ये इस वक्त जो स्टेप ले रही है वो सही है, वो बेहतर है। जिस तरह एग्रीमेंट जो कर रहे हैं अभी, आप कहते हैं उज़्बेकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो वो तो वन साइडेड हो जाएगा। नहीं, वन साइडेड की बात नहीं है, हमें अपने बेनिफिट देख रहे हैं, वन साइडेड की तो बात नहीं है। बात यह है कि ओवरऑल इकोनॉमी में हमें चाइना के साथ भी रहना है, सीपेक में, और चाइना क्या कर रहा है हमें देखना है। रशिया के साथ हमारे एग्रीमेंट पहले से हैं। रशिया ईसीओ का या कैरिक का पार्ट नहीं है, लेकिन कैरिक में और ईसीओ में जितनी भी कंट्रीज हैं जिनसे हमारे एग्रीमेंट है, रशिया की उनसे एग्रीमेंट है उन कंट्रीज से। वो किसी जमाने में सोवियत यूनियन का पार्ट थी वो कंट्री, तो आज भी उनके एग्रीमेंट है और हमारे उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट हुए हैं। वो सीपेक में भी पार्टिसिपेंट है हमारे, और दूसरे एनर्जी के जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं उसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल है, उज़्बेकिस्तान शामिल है, ताजिकिस्तान शामिल है। इन कंट्रीज से हमारे एनर्जी में, गैस में, ऑयल में एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। ये कंट्री ईसीओ का पार्ट है और ये कभी सोवियत यूनियन का पार्ट रहेंगी, तो ये भी इफेक्ट होंगी उससे। हमारी कमोडिटीज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। प्राइस गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,28,700 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,10,340 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड पर ऑनस 1997.58, ऑयल WTI per barrel 121.20, सेलिंग वाज 124.40। Currencies में यूरो बाइंग रही 198 रुपीज, सेलिंग वाज 199.5, यूके पाउंड बाइंग रही 238 रुपीज, सेलिंग वाज 240 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 177.7 एंड सेलिंग वाज 179.5, चाइनीज yuan बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95, Saudi Riyal buying rate 23.55, selling was 23.95. UAE Dirham buying at 48.3, selling was 49 rupees. Kuwaiti Dinar buying rate 481.85, selling was 484.35. And lastly, Omani Riyal buying rate 392.85, selling was 394.88. The international oil price सबसे ज्यादा जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट और लोकल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पाकिस्तान में लोकल मार्केट जो है वो थोड़ी सी पॉज और ये हम कह सकते हैं क्वाइट इन काम दिखाई देती है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर साहब रिलीज पैकेज। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज थी। सर, मार्केट की बात करते हैं, और मार्केट में आपने सिनेरियो बताया कि पॉजिटिविटी जब ही आ सकती है जब कोई ट्रिगर हो, जब कोई पॉजिटिव न्यूज हो। एज इन डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास ये जो की सोल्यूशन है वही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर जो हमारी जो एक पॉलिसी दिखाई दे रही है उज़्बेकिस्तान के थ्रू और न्यू जो MOU साइन हुए हैं। आप क्या समझते हैं क्या की सोल्यूशन हो सकते हैं जिसका इम्पैक्ट फर्दर हमारी इकोनॉमी पे आ सकता है? मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉन फूड और नॉन एनर्जी जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हमें ट्रबल दे सकती है। अच्छा। लेकिन मैं एक याद करें हम इस नाज़रीन के साथ बैठ के कि जब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 20% भी हुई थी थोड़ी देर के लिए, उस वक्त भी पेसिमिज्म या ग्लूम या मार्केट की परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं थी जितनी आजकल हो गई है। सर, कोविड के दिनों में भी हो गई थी, 27,000 का लेवल टच कर दिया था। कोविड में इन्फ्लेशन आना या इन्फ्लेशन का मसला नहीं था। कोविड में जब आपकी था कि ग्रोथ जीरो हो गई है, दुनिया खत्म हो गई है या क्या हो रहा है, उस वक्त जो मार्केट का मल्टीपल आया था ये वाला मल्टीपल है। अभी तो अल्लाह का बहुत करम है, कोई ऐसा एपिडेमिक ऐसी कहानी नहीं है जिसकी वजह से आप उस लेवल की मार्केट के वैल्यूएशंस को सोचें। तो मैं जो गवर्नमेंट ने जो भी स्टैंड लिया ये वाला जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जिससे
डीजल और पेट्रोल और जो बिजली की प्राइसेस का, इसका ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस पे 1.5% इन्फ्लेशन इससे कम होगी। तो अगर 1.5% इन्फ्लेशन यहाँ से कम होने जा रही है, इसका इम्पैक्ट कल की मॉनेटरी पॉलिसी में भी आएगा। अच्छा, ये जो कहा इन्होंने बिल्कुल सही है कि आज थोड़ा पोटेंशियल इन्वेस्टर भी सोचा कि अगर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया विद ऑल द नेगेटिविटी दैट इज सराउंडिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी और ऑयल के ऊपर जो इम्पैक्ट है, उसके साथ सोने पर सुहागा अगर ये हो गया तो क्या होगा। लेकिन ये जो इसको जो मिटिगेटिंग इफेक्ट है वो 1.5% का इन्फ्लेशन पे आना है बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन। तो इसलिए एक और बात जो है मैं जरूर करना चाहूंगा कि अभी मैं आने से पहले पढ़ रहा था कि अभी शौकत तरीन साहब ने एक स्टेटमेंट दी, लेकिन उसको हमारे लोगों ने एक न्यूज़पेपर है, इसका नाम नहीं मैं लेता, उसने स्पाइसी किस्म की हेडिंग लगा दी। उन्होंने कहा कि तरीन होपफुल ऑफ गेटिंग रिड ऑफ IMF बाय अक्टूबर। अच्छा, नीचे ये हेडिंग तो लगा दी और बड़ा बोल्ड था, तो हमने कहा यार क्या हो गया। नीचे पढ़ा तो उन्होंने लिखा था कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये खत्म होना है अक्टूबर तक। तो अभी 7th रिव्यू चल रहा है, 10 रिव्यू, 3 रिव्यू और हो गए, तो उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगले प्रोग्राम में जाने की। लेकिन अब जो गेटिंग रिड ऑफ IMF, तो ये बहुत बड़ी टॉल और बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट थी। वो तो रेटिंग के लिए भी होते हैं चीजें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता था, रिड ऑफ तो बनता ही नहीं था। गेटिंग रिड ऑफ बॉडी से हेडिंग नहीं बनती। तो मीडिया को भी चाहिए कि अपनी थोड़ी सी सेंसिलाइजेशन इस टाइम पे, जब मार्केट पहले ही बहुत आगे पीछे हो रही है, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ वाया अफगानिस्तान कनेक्टिविटी को भी देखा जा रहा है। आप ये समझते हैं कि उज्बेकिस्तान से हमारा रिलेशनशिप, ऑब्वियसली जब प्रेसिडेंट साहब गए तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप यहाँ भी रोशनी डालें, अफगानिस्तान के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है जो कि बहुत ईज हो जाएगा आने वाले दिनों में। आप समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट होगा, पाकिस्तान की जो नीड्स हैं या पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ी मार्केट हमें मिल जाती है। मेरा नहीं ख्याल, ड्रीमी प्रोजेक्ट्स हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह और अल्लाह करेगा ये ब्लॉक चलेगा। अच्छा। लेकिन उज्बेकिस्तान के और उस एडजॉइनिंग एरिया में ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान कंपेटिटिवली ज्यादा बेहतर तौर पे पैदा करके उनको पहुंचा सकता है, वो टाइम बताएगा। आपको कंपेटिटिव एडवांटेज कहाँ है और कितनी बड़ी मार्केट का साइज है, ये सारा, और तो इसमें टाइम लगता है। डॉक्टर साहब से कमेंट इसमें दो चीजें, इसमें उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। अफगानिस्तान से डायरेक्ट वहाँ रास्ता नहीं बनता है, डायरेक्ट ब्रिज है जिसके थ्रू ब्रिज बनता है। उसमें इन कंट्रीज में मैंने विजिट किया और क्या हम कर सकते हैं उनके लिए। तुर्कमेनिस्तान मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग में और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत एडवांस है तुर्कमेनिस्तान। रशियंस ने वहाँ पे बहुत काम किया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनकी बहुत एडवांस है। अच्छा। उज्बेकिस्तान जो है उनके यहाँ फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल उनके यहाँ अच्छी मौजूद है। हम जो दे सकते हैं ना इन कंट्रीज में, खास एक बात यह है कि उन कंट्रीज में सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत पुअर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उनका, सर्विसेज पुअर है, क्योंकि वो लोग सोवियत सिस्टम से आए हैं ना। उनके यहाँ कैपिटल मार्केट एडवांस नहीं है। हालांकि अगर इतनी अच्छी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो एंड लाइट की इंडस्ट्री है तो बैंक भी इतने अच्छे होने चाहिए, लीजिंग भी होनी चाहिए, कैपिटल मार्केट भी अच्छी होनी चाहिए। सर्विसेज और फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन उनके यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं था ना। वो तो कैपिटलिज्म की तरफ अब आ रहे हैं। तो हम सर्विसेज में उनके साथ बहुत अच्छे ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। उनको जरूरत है, वो ये बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वो मेंशन नहीं करते हैं कि हमें हायर एजुकेशन में कोलैबोरेशन चाहिए, हमें फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट में, क्योंकि उनके यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं था। उनके यहाँ ये नई चीजें हैं सब चीजें। सर्विसेज के अलावा हमारे पास गुड्स में नहीं, आप समझते हैं? गुड्स में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ मतलब जो कॉटन हो रही है वहाँ उनके यहाँ जिनिंग बहुत अच्छी है, उज्बेकिस्तान में बहुत अच्छी जिनिंग है, बड़ी पूरा साल जिनिंग होती है। हमारे यहाँ जो 4 महीने होती है। तो इस तरह से और टेक्सटाइल में कोलैबोरेशन हो सकती है उनके साथ, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं। ऑटो की इंडस्ट्री में हम तुर्कमेनिस्तान से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उनके यहाँ अच्छी प्रोडक्शन है, लेकिन प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी नहीं है। राइट। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो कि जरूरत है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, तो एटलीस्ट अगर हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इस परसेप्शन को थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए जो न्यू मार्केट सीकर, जो हमेशा से कहा यह जाता था कि हमें वही मार्केट्स पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए बल्कि न्यू मार्केट्स की तरफ जाना चाहिए, तो उसके लिए तो ये एक डोर, एटलीस्ट एक होपफुल डोर है। बहुत अच्छा ये मतलब है, आपको पूरी मार्केट मिल रही है और ऐसे मौके पे मिल रही है जबकि अफगानिस्तान में भी उम्मीद है कि पीस कायम हो जाएगा, पीसफुल हालात हो जाएंगे। सीपैक आपको बहुत बड़ा स्पोकिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। सीपैक जो है वो
पाकिस्तान से जब आप जाते हैं सीपैक को, तो ये जो ईस्टर्न बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड है, ईस्टर्न उसका जो सदर्न पार्ट है, उसको जाके काशगर में कॉन्टेक्ट करता है, कनेक्ट कर देता है। अच्छा। उसको कनेक्ट करने का मतलब है आप एट ए टाइम 11-12 कंट्रीज से अटैच हो जाते हैं डायरेक्ट, मतलब बाय रोड आपका राब्ता हो जाता है तमाम कंट्रीज से। तो वो आपको एक बहुत बड़ा रेट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली नीड ऑफ और उसमें एक स्कीम है, इसी में एग्रीमेंट हो चुका है, व्हाइट कार्ड स्कीम है। व्हाइट कार्ड में ये है कि जो ड्राइवर्स हैं ट्रक के या दूसरे, उनको फिर अपना हर जगह का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, वो एक कंट्री से शुरू होंगे और 2-3 कंट्री से वो पास ऑन होते चले जाएंगे। ये अंडर नेशनल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। याद है जी कि ये 2013 या 14 में एक ट्रेन चली थी, उस वक्त की हुकूमत ने हिम्मत की थी, 17 दिन लेती थी वो, और वो इस्तांबुल जाने के लिए जी वाया ईरान जाती थी इस्तांबुल और वापस आती थी। और ज़ाहिर इनिशिएटिव शुरू का था, खाली आती थी, मतलब उसके अंदर कोई ज़्यादा लोग नहीं आ सके और शायद वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन ये वाली एफर्ट्स पिछले दौर में भी हुई हैं और होनी चाहिए, और हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव देखना चाहिए। ठीक है, अच्छी राइट। चलिए मार्केट के हवाले से बात करते हैं सर। सेक्टर वाइज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए थोड़ी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। क्या समझ रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा डोमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खासकर जो न्यू इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो ये कैसा टाइम दिखाई देता है उनके लिए? लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा इस पाकिस्तान पे जब PKR वर्सेस डॉलर पे प्रेशर है, और टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें वी हैव अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। अच्छा। इसलिए ये बड़ा इशू है। तो हम जो बात करें तो एटलीस्ट अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे भी तो उसके पास हैंडफुल ऑफ कंपनीज हो ताकि हम बात करें। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, जो एक्सपोर्ट लेड कंपनीज हैं, और आपने देखा कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक मेहमत किस्म की इंक्रीज आई है ओवर द पीरियड। हर दफा पाकिस्तान की कॉर्पोरेट्स ने प्रॉफिट को बढ़ा के ही पेश किया है। बावजूद इसके हमारी जो पेसिमिज्म या जो रिएक्शन है बाय द इन्वेस्टर, वो इसको कैचअप नहीं कर रहा। बट एक तो होगी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, एक ये जो बात कंपनी बहुत ज्यादा लो प्राइस मल्टीपल पे आ गई है फॉर रीजन अपने बिल्कुल अपने होमवर्क करके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक्सपोर्ट वाली को गौर करें और ग्रोथ स्टोरीज के अंदर आए कि जहाँ भी, और हमारे यहाँ फूड सेक्टर और सीमेंट और स्टील जो सिक्लिकल्स हैं, इन पर गौर करें कि जब आखिरी जो इलेक्शन से पहले ईयर वाला जब बजट आएगा या इस वक्त जो ईयर एंड होगा, उस वक्त कंस्ट्रक्शन का और इस वाले का क्या इम्पैक्ट आएगा। हमें लगता है कि अप्रैल से ऑनवर्ड पाकिस्तान में दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही वो शुरू होती है उससे पहले उसका ट्रिगर ये होगा कि हमारे जो लोग हैं, इन्वेस्टर क्लास है, उसकी 6x6 माशाल्लाह आईज हैं, तो